स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। इनमें बताएंगे आपको राज्यसभा के रण के तमाम अपडेट्स। एक और जहां कांग्रेस बीजेपी पर जीत के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही है। और बताएंगे एक ऐसा अस्पताल जहां सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। और बात होगी प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल की, जिसके लिए क्राउड कंट्रोल बड़ी चुनौती बन गया है। और बात जोधपुरी साफे की, जिसका जलवा अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में देखने को मिलेगा। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, प्रदेश में अनकंट्रोल्ड होते क्राइम की। चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली उदयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके की है, जहां एक विवाहिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। दूसरी कोचिंग सिटी कोटा की, जहां हाईवे किनारे एक महिला की लाश मिली। और तीसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की, जहां जैतसर रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो बात कर लेते हैं उदयपुर की। प्रतापनगर थाना इलाके में एक विवाहिता की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मचा है। शिव ज्योति अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर दोपहर 3 बजे नेहा नाम की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेहा के सिर में गोली मारी गई। पुलिस को जांच के दौरान कमरे से 3 कारतूस मिले। वहीं सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश युवक अपार्टमेंट के अंदर जाते दिखे, जिनकी तेजी से तलाश की जा रही है। नेहा अपने पति चंदन के साथ पिछले कुछ समय से इसी फ्लैट में रह रही थी। सवा 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि यहाँ पर सुंदरवास के अंदर जो फ्लैट है, इसमें कहीं पर गोलीबारी की घटना हुई है। तत्काल सभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे और यहाँ पर जो घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर फ्लैट में रहने वाली एक महिला है, उसके गोली मार के उसकी हत्या कर दी है। तो मौके पर सभी पहुँचे हैं यहाँ पर और सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। यहाँ पर एफएसएल टीम हमारी यहाँ बुलाई गई है, डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। सभी पहलुओं पे तफ्तीश करते हुए पता लगाया जा रहा है कि ये घटना करने वाले कौन है, आरोपी कौन है। फायर अभी 3 जो है कारतूस मौके पर मिले हैं, बाकी और अभी हम इसको पूरी तरह से देखेंगे इसके अंदर की क्या घटना रही है इसके अंदर। उदयपुर इलाके में एक कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल में फ्लैट में घुसकर एक महिला को, विवाहिता को गोली मार दी गई। 2 फायर उस पर किए गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद आप देखिए कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया था और टीम के आने के बाद पूरी जांच की गई और अब जो शव है उसे मोर्चरी में शिफ्ट कराया जा रहा है। आप देखिए कि प्रतापनगर थाना पुलिस के साथ में शहर के अन्य थाना पुलिस की जो टीम है वो भी इस समय सुंदरवास इलाके में इस घटना स्थल पर मौजूद है। डेड बॉडी को तीसरी मंजिल में जो फ्लैट है उससे नीचे लाया गया और अब देखिए एम्बुलेंस के मार्फत मोर्चरी में इस जो शव है उसे शिफ्ट करवाया जा रहा है। मृतका का नाम नेहा बताया जा रहा है, जो कि अपने पति के साथ में इस फ्लैट में लगभग पिछले 1.5-2 साल से रह रही थी और उसके बाद में पति जो है वो आज बताया जा रहा है नौकरी पर गया था। नौकरी पर जाने के बाद में कोई 2 युवक, जो कि जिसमें एक युवक ने हेलमेट पहना हुआ था तो वहीं दूसरा युवक नकाबपोश था, इस बिल्डिंग के अंदर वे घुसे हैं, लिफ्ट के मार्फत ऊपर गए हैं। अंदर जाने के बाद में 2 फायर किए हैं। बताया जा रहा है कि एक फायर जो है वो शायद चूक गया, उसके बाद में दूसरा फायर किया जिसमें इस महिला के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद आप देखिए जैसे ही सूचना मिली पुलिस की टीम तो मौके पर पहुंची, लेकिन आसपास की जो लोग हैं, बड़ी तादाद में आसपास के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, वो घटना स्थल पर जमा हो गए। पुलिस की टीम ने मौके पर आकर पूरा अनुसंधान किया है। जो मृतका के पति हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया, उनसे एक रिपोर्ट ले ली गई है। रिपोर्ट के आधार पर और जो सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक जो कि कैप्चर हुए हैं, उनके चूंकि वो नकाबपोश थे, ऐसे में उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये भी जानकारी सामने आई है कि ये स्कूटी पर सवार होकर यहाँ पर आए थे और जो मृतका और उसका जो पति है वो औरंगाबाद बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सभी और सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, प्रारंभिक जांच में पुलिस किस थ्योरी पर काम कर रही है? लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया या एंगल फिर कुछ और है? क्योंकि इतना तो साफ है कि ये जो मर्डरर हैं वो ये जानते थे कि किस वक्त वो घर पर अकेली रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए, जो प्रारंभिक तौर पर अगर हम
बात करें तो किसी भी तरह से ये मामला लूट का प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि जो हमलावर अंदर घुसे थे उन्होंने घर के अंदर किसी सामान को नहीं छुआ है, केवल जो महिला थी उसको गोली मारी है। जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार शायद एक फायर खाली गया, उसके बाद में और फायर किए गए, सीधी महिला के सिर में गोली लगी और भागती हुई महिला बालकनी में गई थी और बालकनी में उसका शव पुलिस को पड़ा हुआ मिला है। जैसे ही गोली लगने की आवाज आई थी उसके बाद में आसपास के लोगों ने आवाज सुनी, कुछ लोग बाहर भी निकले थे। इन लोगों को बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन कुछ समझ पाते उसके पहले जो दोनों हमलावर, जो कि हम सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं, ये दोनों नकाब में थे और दोनों ही मौके से फरार हो गए। आप देखिए कि लिफ्ट के मार्फत दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे। वहां आकर दरवाजा खटखटाया, महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला उस पर फायर किया गया, उसने भागकर बालकनी में जाने की कोशिश की और वहां जाकर उसे गोली मार दी गई। चंद पलों में ये पूरा घटनाक्रम जो है वो घटित हो गया और उसी कुछ ही देर में जो हमलावर थे वो सीढ़ियों से उतरते हुए मौके से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस पहुंची उसके बाद में जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सीसीटीवी में ये जो तस्वीरें कैप्चर हुई है ये सामने आई है। और लेकिन इसमें चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम बातचीत के लिए। कोचिंग सिटी कोटा में हाईवे किनारे एक महिला की लाश मिली। महिला के सिर से खून निकल रहा था, गले पर चोट के निशान थे। शव झाड़ियों के पास पड़ा हुआ था। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हुई है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। मामला कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके में शंभुपुरा नाता रोड का बताया जा रहा है। नानता से फायरिंग रेंज की तरफ चलते हैं, उसमें झाड़ियों में सड़क के किनारे पर पड़ी हुई मिली है और जैसे घटनास्थल के हालात है उस आधार पर पुलिस हम इसको हत्या मान करके और अनुसंधान करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या अपडेट्स हैं? पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? पुलिस की प्रारंभिक जांच ये कह रही है कि इस महिला की हत्या कर कहीं और हत्या कर इसके शव को यहाँ जो है हाईवे पर झाड़ियों में फेंक के चले गए हैं। 40 वर्ष की इस महिला की फिलहाल शिनाख्ती के पुलिस प्रयास करी। शिनाख्ती के बाद ही पूरी तस्वीर है जो साफ हो पाएगी, क्योंकि महिला के शरीर पर खून तो निकल ही रहा है लेकिन गंभीर चोट के निशान है। और फिलहाल महिला के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाई है और झाड़ियों में, क्योंकि प्रारंभिक दृष्टिकोण से माना जा रहा था कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं, लेकिन कोई वाहन वहां इस तरह की कोई नजदीक नजर नहीं आया, तो ये माना जा रहा है कि महिला की हत्या कर उसके शव को यह फेंका गया है। अब हत्या की तलाश और पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब मृतका की शिनाख्ती के फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे। जयपुर में मानसरोवर इलाके में भीषण आग लगी। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास ये भीषण आग लगी। रावण मंडी किसान धर्मकाटा के पास आग का तांडव दिखा। देखिए तस्वीरें, देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। आग की जो लपटें हैं और चीजों के चलने से उठता हुआ जो धुआं, उसका जो गाढ़ापन है वो ये बता रहा है कि आग ने कितना भयावह रूप ले लिया था। झोपड़ियों में ये आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, आग कैसे लगी, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मानसरोवर इलाके में न्यू सांगने रोड पर किसान धर्म घाटा है, वहीं पे मानसरोवर स्टेशन के पास में काफी संख्या में लोग जो हैं लकड़ी बनाने का काम करते हैं। ये लोग सड़क पर फुटपाथ के किनारे पर रह करके झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और यहीं पे लकड़ी के आइटम्स बनाने का काम करते हैं। आज शाम करीब 5 बजे यहाँ पर आग की झोपड़ी में आग लगी, जिसके बाद आग की लपटें तेज हवा के साथ आसपास की करीब 100 से ज्यादा झोपड़ियों में लग गई, जिसके बाद वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया, दहशत फैल गई और करीब 2 घंटे में जाकर के आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस झोपड़ी में सैकड़ों की संख्या में जो लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। ऐसे में हादसा टल गया, लेकिन आग काफी भीषण थी। आग ने करीब 100 से ज्यादा झोपड़ियों को यहाँ पे राख कर दिया। जी चलिए, शुक्रिया। अब बात करते हैं आरोप बनाम आरोप की, यानी हॉर्स ट्रेडिंग बनाम एलिफेंट ट्रेडिंग की। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिले के बाद अब बाड़ेबंदी की बारी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। वहीं बीजेपी इस आरोप पर कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही है। हॉर्स ट्रेडिंग पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राजस्थान में मंडी लगाकर विधायकों की खरीद फरोख्त का षड्यंत्र करना चाहती है।
एलिफेंट ट्रेडिंग से जवाब। भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 2 बार में पूरी एलिफेंट ट्रेडिंग की नहीं, पूरे हाथी को निगल गए। राज्यसभा की लड़ाई, तीसरे पर सियासत हाई। राजस्थान में राज्यसभा का सियासी रण है। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, विरोधी घात लगाए बैठे हैं। ऐसे में राज्यसभा का ये रण 2023 के महासंग्राम से पहले कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। निर्दलीय विधायक पहले से ही नाराज हैं। अपने कुनबे से भी विरोध के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे हैं। सबको काबू में रखना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इनको पता है कि हमारे पास पूरा वोट नहीं इनके पास में, उसके बावजूद ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर, फिर माहौल खराब करेंगे प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की बहादुर जनता को और राजस्थान के ईमानदार विधायकों को न पहले खरीद पाई न अब खरीद पाएगी। लेकिन कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग वाले इस आरोपों का जवाब बीजेपी एलिफेंट ट्रेडिंग से दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 2 बार में पूरी एलिफेंट ट्रेडिंग की नहीं, पूरे हाथी को निगल गए और आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने बड़ा दांव खेला है। इस चुनाव के दौरान तबादलों पर लगा बैन हटा दिया है, यानी अब विधायक बाड़ेबंदी के दौरान अपने चहेतों के मनचाहे ट्रांसफर पोस्टिंग करवा पाएंगे। लेकिन बीजेपी मान रही है कि कांग्रेस कुनबे की नाराजगी बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार के सिर जीत का ताज सजाएगी। तो तमाम जितने निर्दलीय हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको व्यक्त करने का अवसर है। कांग्रेस ने जो 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, इसलिए कांग्रेस के अंदर ही अंदर के जो दर्द और महसूस कर रहे हैं और कुछ बोलने भी लगे हैं, निश्चित रूप से हमको पहले से ज्यादा आसानी होगी इन वोटों को लेने में। राज्यसभा के रियासी रण में बिसात बिछ चुकी है, मोहरे सज चुके हैं, शह मात की बाजी शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा के इस रण में तीसरी सीट के लिए कांग्रेस की रणनीति कामयाब होगी या कमल कमाल कर दिखाएगा। बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 जयपुर। नव संकल्प घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला का आगाज हुआ। राजधानी जयपुर में कार्यशाला के पहले दिन आधे से ज्यादा वक्त राज्यसभा चुनाव पर मंथन हुआ। वहीं ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली को लेकर भी अहम चर्चा हुई। कार्यशाला में नव संकल्प शिविर से जुड़े करीब 10 बिंदुओं पर चर्चा होनी है। कांग्रेस के 650 नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी निर्दलीय और सहयोगी दलों के विधायक भी बुलाए गए हैं। माना जा रहा है कल यहीं से सभी विधायकों को बाड़ाबंदी के लिए ले जाया जाएगा। अब विधायक 10 जून यानी मतदान होने तक बाड़ाबंदी में ही रहेंगे। देखिए, आज हमारा एक चिंतन शिविर है। कुछ दिन पहले एक बड़ा चिंतन शिविर था। विधायकों के साथ मिलना, बैठना, बात करना, उनको किसी बात की ट्रेनिंग देना, उनसे सलाह मशवरा करना, ये नियमित रूप से होने चाहिए। और जब पिछली बार हम लोग एक जगह पर बैठे थे, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लगातार इस तरीके से जब भी मौका मिलेगा हम बैठकर चर्चा करते रहेंगे, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे, कैसे हम पार्टी को और अधिक मजबूती दे सकते हैं। या चूँकि आमतौर पर ये होता है कि जब भी चुनाव होता है, कोई कितना ही एक्सपर्ट हो, किसने कितनी बार वोट दे दिया हो, वो कंफ्यूज रहता है कि वोट कैसे दिया जाता है। और ये जो शिविर है 2 दिन का, इसके अंदर खास तौर से प्रदेश की जनता क्या चाहती है, हमारे इलाके के अंदर किस प्रकार की लोगों की उम्मीदें हैं और सरकार से हम लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सत्ता और संगठन दोनों साथ चलते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे मैं समझता हूँ हम लोग चर्चा करेंगे। जो उदयपुर के अंदर जो निर्णय लिया गया है पार्टी के द्वारा चिंतन शिविर के अंदर, वो लागू करने के लिए भी इसमें चर्चाएं होंगी। और वो जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किए हैं, वो सही मायने में धरातल पर उसको किस प्रकार से उतारा जाए, उनको लेके यहाँ पे चर्चा की जाएगी।
देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, पूरे देश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और राजस्थान भारत सरकार के आंख की किरकिरी बना हुआ। यही कारण है कि राज्यसभा चुनाव में एक बड़े उद्योगपति को, जिन्होंने हरियाणा में अपना कमाल दिखाया था पैन बदलकर, उनको यहां पर लेकर आए। आप उनको लेकर तो आ गए, लेकिन अब ये तय बात है कि राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के बीच में हमारा संकल्प शिविर हो रहा है। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता, राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने मुद्दों पर, अपने वादों पर खरा उतरा। 80% वादे हमने पूरे किए हैं। और उधर सचिन पायलट ने एक बार फिर यह बयान दिया कि उन कारणों पर भी चर्चा होनी चाहिए जिसके चलते प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हो पाती। पायलट ने कहा, आलाकमान ने हमारी बात सुनकर जो कदम उठाए, हमें उन पर चलना होगा। हमें पहले की कमियों से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। कि सरकार कैसे रिपीट हो, हम लोग इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को कि एक बार हम सिर्फ 50 विधायक रह गए थे, एक बार सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। तो उन कारणों की चर्चा भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है और हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार रिपीट दिल्ली में हुई 3 बार, असम में हुई 3 बार, आंध्र में हुई 2 बार। ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन किन कारणों से रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो माहौल बना है मोदी जी के आने के, इससे पहले भी हम रिपीट नहीं कर पाए थे। तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे और जो मैंने अपने सुझाव दिए हैं आईसीसी को पिछले 1.5-2 साल पहले, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का। उन्होंने उन विचारों को स्वीकार किया, समिति बनाई, उस कमेटी ने कुछ कदम भी उठाए हैं। हम सही दिशा पे सही कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे, तभी रिपीट कर पाएंगे। पैसे दो, मेडिकल सर्टिफिकेट लो, सिस्टम में सेटिंग का खुला खेल चल रहा है। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय जवाहर अस्पताल में यहां पर आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट या मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है तो बस थोड़ी सी जेब ढीली करिए, आपके पेपर पर मेडिकल मुहर आसानी से लग जाएगी। आज मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चयनित शिक्षक जिला अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान न्यूज 18 की टीम को सूत्रों से जानकारी मिली कि जवाहर अस्पताल में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। जानकारी मिलने पर न्यूज 18 राजस्थान की टीम मौके पर पहुंची और स्ट्रिंग किया तो पाया कि डॉक्टर दुगड़ और उनका सहयोगी 100 रुपए प्रति व्यक्ति अवैध वसूली कर रहा था। शिक्षकों ने अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की फीस भरकर रसीद भी ली थी, लेकिन बावजूद इसके उनसे अवैध वसूली की गई। आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार ने इस तरह के सभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फ्री कर रखे। इस तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकता है। अगर इस तरह की उसमें पैसे लिए जाने का प्रकरण सामने आया तो हम पीएमओ से जांच कराएंगे, क्योंकि किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर कोई राज्य सरकार के सरकारी सभी समस्त सरकारी संस्थान में इस तरह का इन्वेस्टिगेशन सभी फ्री है, उसका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ऐसा चार्ज लेना बिल्कुल गलत है और राज्य सरकार से ने सभी को फ्री कर रखा है। इसकी हम पीएमओ साहब के वहाँ का मैटर है तो वो उनसे जाँच करवाई जाएगी। सिस्टम में सेटिंग का खुला खेल चल रहा है और यह देखिए अभ्यर्थी ने 100 रुपए निकाले हैं और अब देखिए वो 100 रुपए दे रहा है और वो 100 रुपए ले भी रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा घोटाला सामने ला रही है। देखिए किस चीज के 100 रुपए लिए जा रहे हैं, क्योंकि रसीद तो पहले से ही जो है कट रही है। मैं इनसे डॉक्टर साहब किसके 100 रुपए काटे जा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये रसीद कटेगी इसकी इन्वेस्टिगेशन में। इनकी रसीद हाथों हाथ काट कर इन्हें क्यों नहीं दी? नहीं, इसकी रसीद इन्वेस्टिगेशन में कटेगी। ये रसीद तो कटी है पीएमओ के लिए, ये रसीद कटी है पीएमओ के लिए, और ये जो इन्वेस्टिगेशन के लिए है ये इन्वेस्टिगेशन की रसीद कटेगी, इसलिए एक साथ में ये कटेगी। ये देखिए आप, ये अब लिखे हुआ है। तो इनको रसीद काट कर इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनसे जब 100 रुपए लिए जा रहे हैं, सर आप 100 रुपए ले रहे हैं, किस चीज के ले रहे हैं? आप किस पद पर कार्यरत है, क्योंकि आप जो है वो 100 रुपए लेते हो? मैं तो भाई यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर ने बोला एंट्री कर, पैसे लेता जा, मैं वापस जाके और रसीद कटवाऊंगा। किस चीज की रसीद काटी जाएगी? क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, आप बताइए। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो बिठाया गया है 10 मिनट के लिए। देखिए इन्हें मालूम तक नहीं है और 100 रुपए काटे जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ होना है, किसके 100 रुपए? ये रहे सर, एक तो पेशाब की जांच हो रही है, एक इसकी आंखों की जांच होगी और जनरल बॉडी चेकअप के। तो इन्वेस्टिगेशन की जो पेशाब की जो जांच है, जो जांचें हो रही है, इन जांचों के जो इन्वेस्टिगेशन के पैसे हैं, ये पैसे वहाँ जमा होते हैं। रसीद हाथों हाथ नहीं काटी जाती, वो 100 रुपए की रसीद यहाँ क्यों काटी जा रही? क्योंकि जब जांच होती है तो पैसे वहां लिए जाते हैं।
पैसे वहां नहीं लिए जाएंगे। जो न्यू अपॉइंटमेंट होते हैं उनकी सारी एक साथ रसीद कटती है, जो एक रसीद वहां कटती है, एक रसीद वहां कटती है, जो आरएमएस में जाती है। आप मुझे ये बताइए कि जहाँ जो है यूरिन की जांच हो रही है या अन्य जांच हो रही है, क्या वह बिना रसीद के इनकी जांच की जा रही है? जहाँ क्या बिना पैसे लिए जांच होती है? वहां जांचें जो की जांच जो है वो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की जांच अस्पताल में फ्री की जाती है। पेशेंटों के लिए जांच फ्री होती है, ये न्यू अपॉइंटमेंट के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वहाँ रसीद वहां क्यों नहीं काटी जा रही और यहाँ क्यों काटी जा रही है, उसका क्या जवाब? ताकि इनका टाइम बचे। लेकिन कोई भी डर और भय जो है वो चिकित्सकों में देखने को नहीं मिल रहा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। देखिए, इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है करौली से, सपोटरा से ये बड़ी खबर आ रही है। विवाहिता से 24 दिन तक गैंगरेप की खबर है। 7 लोगों पर आरोप है। 7 लोगों ने बंधक बनाकर एक विवाहिता से 24 दिन तक गैंगरेप किया। चेन्नई, जयपुर समेत कई शहरों में ले जाकर वो विवाहिता को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करते रहे। 30 मई को जयपुर से किसी तरह ये पीड़ित आरोपियों के चंगुल से छूटकर भागी। पीड़ित बाजना गांव पहुंची। 7 मई को आरोपी भंवर ने सपोटरा के नारौली मोड़ से पीड़ित को किडनैप किया था। पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच सौंपी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, पूरी खबर। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, 7 मई को महिला अपने गांव से पति के साथ सपोटरा खरीदारी करने आई थी। पति उसे अकेला छोड़कर सामान खरीदने चला गया। इस दौरान आरोप है कि भंवर और वो भूर सिंह, मोहर सिंह जखोदा बाइक से उसके पास आया और महिला को पति के द्वारा नर्सरी के पास बुलाने का झांसा लेकर बाइक पर बैठाकर ले गया। और नर्सरी पहुंचने पर वह अपने पति के बारे में पूछा तो आगे का झांसा देकर उसे जबरन गंगापुर ले जाया गया और वहां दोस्तों के साथ कमरे पर उसके साथ दुष्कर्म किया। 5 दिन तक वहां रखा और विरोध करने पर मारपीट की गई। फिर उसके बाद महिला को जयपुर ले जाया गया, जहां कमरे में रखकर उसके साथ फिर दुष्कर्म किया गया। 29 मई की रात्रि को महिला भंवर के परिचित कमरे में आए तो आरोपी के सो जाने पर वह सुबह 4-5 बजे वहां से निकली और बस में बैठकर गंगापुर पहुंची और गंगापुर से सपोटरा होते हुए अपने गांव पहुंची है, जहां ससुराल वालों को महिला ने अपने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। पीड़िता के आरोप लगाया है कि आरोपी भंवर ने उसके पास रखे कुछ पैसे और खाते से भी पैसे निकाले, साथ ही सोने के आभूषण है वो भी और चांदी के जो आभूषण है वो निकाल लिए और वो बेच दिए। पुलिस गैंगरेप और चोरी का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है और कैला देवी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे साधारण सभा की बैठक में क्यों भावुक हुई बीडीओ।